नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। ठीक 12 घंटे की अगर हम बात करें तो इसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले लगातार इस बात को लेकर कौतूहल बना हुआ है कि आखिर जीत किसकी होगी। वैसे तो कई एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन एक ताज़ा एग्जिट पोल तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव बाद का सर्वे से कहा है। CSDS लोक नीति ने चुनाव बाद के सर्वे में यूपी में बीजेपी की भारी जीत का पूर्वानुमान लगाया है। अगर हम इसके चुनाव बाद सर्वे की बात करें तो बीजेपी और उसके सहयोगियों को 43% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 35% वोट मिल सकता है। बीएसपी को 15 और कांग्रेस को 3% वोट मिलने की भविष्यवाणी है। अन्य को 4% वोट मिलने का अनुमान है। और CSDS लोकनीति ने 70 सीटों पर 280 जगहों पर करीब 7,000 लोगों से बात कर अनुमान लगाया है। संस्था के मुताबिक उसके सर्वे में अधिकतम 3% की भूल चूक संभव है। ये एग्जिट पोल नहीं है, चुनाव बाद का सर्वे है। वहीं पंजाब की अगर बात करें तो जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वही बात CSDS लोकनीति का चुनाव बाद सर्वे भी कह रहा है कि यहां पर आम आदमी पार्टी की भारी जीत हो सकती है। आम आदमी पार्टी को करीब 40% वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को 26%, श्रोमणी अकाली दल गठबंधन को 20 और बीजेपी गठबंधन को 7% तथा अन्य को 7% वोट मिल सकते हैं। ये चुनाव बाद सर्वे 45 सीटों पर 180 जगहों पर करीब 6,500 लोगों के बीच कराया गया है और इसमें 4% की भूल चूक संभव है। आपको बताएं कि दोनों ही जगह यानी पंजाब, उत्तर प्रदेश, साथ ही उत्तराखंड, गोवा, जहां जहां भी इन्होंने सर्वे कराया है, ये केवल वोटों का प्रतिशत बता रहे हैं, सीटों की संख्या नहीं बता रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें जहां पर कि कहा जा रहा है कि हंग असेंबली हो सकती है या फिर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, वहां CSDS लोकनीति कहता है कि बीजेपी को आसानी से बहुमत मिल सकता है। बीजेपी को 40%, कांग्रेस को 38%, आम आदमी पार्टी को 3%, बसपा को 4% और अन्य को 12% वोट मिल सकते हैं। गोवा की बात करें तो वहां पर जैसा कि बाकी सारे एग्जिट पोल बोल रहे हैं, वैसे ही CSDS लोकनीति का भी मानना है कि यहां पर त्रिशंकु विधानसभा बन सकती है। बीजेपी को 32, कांग्रेस को 29, TMC गठबंधन को 14, आम आदमी पार्टी को 7 तथा अन्य के खाते में 18% वोट जा सकते हैं और यहां पर त्रिशंकु विधानसभा के आसार है, लेकिन यहां पर 6% भूल चूक संभव है। ये कहना है CSDS का। CSDS के संजय कुमार, जिन्होंने ये पोस्ट पोल सर्वे करवाया है, वो हमारे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े थे। हमने थोड़ी देर पहले उनसे बात की है। संजय जी, आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, कितनी बड़ी जीत हो सकती है आपके हिसाब से? अखिलेश जी, मैं स्पष्ट कर दूं, ये कोई एग्जिट पोल नहीं है। CSDS के द्वारा किया गया एक पोस्ट पोल सर्वे है, एकेडमिक एक्सरसाइज है। आपने ध्यान दिया होगा, बहुत छोटा सा सैंपल है, 7,000 का सैंपल हमने किया है, लेकिन ये सैंपल बहुत कायदे से लिया गया है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, इस पोस्ट पोल सर्वे के अनुमान के हिसाब से बीजेपी को तकरीबन 43% वोट आने की उम्मीद है, बीजेपी और उसके सहयोगियों को। और जब समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगियों की बात करते हैं तो तकरीबन 35-36% का हम अनुमान लगा रहे हैं। और अगर नतीजे ऐसे ही आए, बीजेपी को इतनी ही वोट आई, तो निश्चित रूप से बड़ी जीत की तरफ बीजेपी अग्रसर होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो बीजेपी गठबंधन और सपा गठबंधन में आपने करीब 8% वोटों का अंतर बताया है और बसपा तीसरे नंबर पर बहुत पीछे खड़ी है। तो ऐसे में तो लग रहा है कि यह द्विपक्षीय मुकाबला, ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। तो इसमें तो फिर जो वोट प्रतिशत है 8%, इसका कितना अंतर परिणाम पर पड़ सकता है? देखिए, आपने देखा होगा अखिलेश कि तमाम एग्जिट पोल्स जो आए हैं वो सब, उनके अनुमान बहुत अलग अलग हैं। कोई 220 का अनुमान कर रहा है, कोई 280 का अनुमान कर रहा है, कोई 300 पार का भी अनुमान कर रहा है। यह मैं बीजेपी और उनके गठबंधनों के बारे में बात कर रहा हूं। इसकी वजह यही है, एक तो मुझे लगता है कि सारे एग्जिट पोल तो ये जरूर बता रहे हैं कि बीजेपी आगे है, लेकिन ये जो 8% का अनुमान हम लगा रहे हैं कि 8% से बीजेपी और उसके सहयोगी समाजवादी पार्टी पर बढ़त बना रहे हैं, इसका अर्थ लगभग यह है कि ये बीजेपी एक बड़ी जीत है। अब बड़ी जीत तो 260 की भी हो सकती है, 240 को भी हम बड़ी कह सकते हैं, और कहीं भी ये जाके आंकड़ा टिक सकता है। यही वजह है कि देखिए, वोट और सीट का जो रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रेंज है हिंदुस्तान में। फर्स्ट पास द पोल इलेक्ट्रोल हमारा चुनावी पद्धति है, इसमें वोट और सीट का गणित बहुत अलग होता है। इस वजह से हम ये सीटों के आकलन में या इन वोट को सीट में तब्दील नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक के चुनाव, अगर आप पिछले 2-3 चुनावों को देखें, बीजेपी को वोट कम आता है, सीटें ज्यादा आती हैं।
आप 2019 का लोकसभा चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव और 2009 का लोकसभा चुनाव देखें। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 19.6% वोट है, सीट आती है 44। 2009 का लोकसभा चुनाव देखें, बीजेपी की वोट थी 18.6, उनकी सीटें थी 116। यही लोकतंत्र है, यही चुनाव पद्धति है, वही मतदाता। लेकिन एक पार्टी एक लोकसभा में 18.5% वोट लाके 116 सीटें जीतती हैं, तो दूसरी पार्टी 19.6% वोट लाके सिर्फ 44 सीटें। इस वजह से यह कह पाना अखिलेश बहुत ही मुश्किल है कि ये कहां रुकेगा इतना। लेकिन यह जरूर है कि एक निश्चित जो बड़ी जीत बीजेपी की हो सकती है अगर 8% वोट का अंतर है। ठीक है सर, जाते जाते पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की आपने एक बड़ी जीत की भविष्यवाणी की है, इसके पीछे क्या आधार आपको लगता है? नहीं, देखिए अखिलेश जी, मुझे लगता है पंजाब एक दो लाइनों में समराइज किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हो रही है। जो नंबर 2 पार्टी है वो बहुत पीछे है कांग्रेस। नंबर 2 और नंबर 3 आपस में मुकाबला कर रहे हैं दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए। हालांकि हमारे अनुमान के हिसाब से तो कांग्रेस को वोट प्रतिशत अकालियों से कहीं ज्यादा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी लहर है आम आदमी पार्टी के फेवर में और यह आंकड़ा कहीं भी जाके रुक सकता है। कोई इसमें लगता है दुविधा नहीं है, आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत हो रही है पंजाब में। ठीक, शुक्रिया संजय जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे भी चर्चा के दौरान आपके जो भविष्यवाणी है इसको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ केवी प्रसाद जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही अमिताभ तिवारी जो कि चुनाव विश्लेषक है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जो CSDS ने भविष्यवाणी की है बड़ी दिलचस्प है। इस लिहाज से मैं आपको दिलचस्प कह रहा हूं कि 2017 की अगर हम बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 42% वोट मिले थे। CSDS कह रहा है कि इस बार उनके वोट बल्कि 1% बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम सपा की बात करें, पिछली बार आप जानते हैं कि जो 2017 का चुनाव था कांग्रेस के साथ मिलकर 2 लड़कों ने चुनाव लड़ा था। 28% वोट सपा गठबंधन को मिले थे। उनके वोट बढ़ने की बात कही जा रही है 35%, यानी 7% का स्विंग है समाजवादी पार्टी के फेवर में। BSP के 22% वोट थे जो घट करके बात कही जा रही 15% रहने की, और कांग्रेस पार्टी के वोट भी आधे होने की बात कही जा रही। तो इसका निष्कर्ष यह निकल रहा है कि बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो नुकसान बसपा और कांग्रेस को हुआ है वो उसका सीधा सीधा लाभ सपा को मिला है, लेकिन सपा ने बीजेपी के वोट कम नहीं हो रहे। ये एक बड़ा निष्कर्ष निकल करके आया है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? जी, एक चीज जो सबसे ज्यादा समझने वाली इस चुनाव के बारे में है अखिलेश जी, कि समाजवादी पार्टी बिना भाजपा गठबंधन के वोट शेयर में सेंध मारी ये चुनाव नहीं जीत सकती है। जैसा दिख रहा है, अगर बीजेपी 42% शेयर पे मेंटेन भी करती है, मैं तो कहता हूं बढ़ती भी नहीं है अगर, तो कैसे समाजवादी पार्टी जो कि 22% पे, क्योंकि गठबंधन का 28% था, उसमें 6% तो कांग्रेस का वोट शेयर था, तो 22% से 42% कैसे पहुंचेगी? 20% का एडिशन है। 20% का एडिशन का मतलब है कि बसपा और कांग्रेस 0 हो जाए। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि वेस्ट बंगाल में ऐसा हो चुका है, कांग्रेस और लेफ्ट ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है, बट कांग्रेस और लेफ्ट का वहां पे सिस्टमैटिक वोट ट्रांसफर हुआ है तृणमूल कांग्रेस को भाजपा को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो हमें वैसा दिख नहीं रहा है कि बसपा अपना वोट ट्रांसफर कर दे समाजवादी पार्टी को। दूसरी बात कि बसपा के वीकनेस से ये एक अनुमान लगाया जा रहा था कि इसका फायदा सिर्फ समाजवादी पार्टी को होगा, लेकिन वैसा भी होता नहीं दिख रहा है। वो इसलिए है क्योंकि बसपा का जो वोट है वो दलित वोट है कोर, और एक नॉन दलित वोट है। ठीक है, तो जो नॉन दलित वोट है, मुस्लिम, ब्राह्मण, नॉन यादव, ओबीसी, वो जा रहा है सपा के पास। और दलित वोट जो टूट रहा है, जो नॉन जाटव वोट खास करके टूट रहा है, जो पिछली बार बीजेपी को 30% मिला था विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में 48% मिला था, यानी 20% का भी इंक्रीमेंट भाजपा वहां पे कर सकती है जी। नॉन जाटव वोट के टूटने की वजह से भाजपा का जो वोट शेयर है वो बढ़ रहा है 42 से 43। अमिताभ जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी केवी प्रसाद जी के पास चलते हैं। प्रसाद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। प्रसाद जी, आपने सुना होगा अमिताभ जी को, साथ ही आपने संजय जी की बात भी सुनी होगी। जाहिर सी बात है कि ये सारे पूर्वानुमान हैं, भविष्यवाणियां हैं, और जो एग्जिट पोल का और बाकियों का इतिहास रहा है,
कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सच साबित हो, लेकिन हम अभी जो हमारे सामने है हम उसी के आधार पर बात कर सकते हैं। तो अभी जो फिलहाल दिख रहा है कि शायद बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कम से कम सीएसडीएस के आंकड़े ये बता रहे हैं। और जैसा नुकसान होने की बात कही जा रही थी बसपा और कांग्रेस को, वैसा हो तो रहा है, लेकिन वो सीधा वोट समाजवादी पार्टी को जा रहा है। तो इससे इसका आपको क्या निष्कर्ष निकलता हुआ दिख रहा है कि इसका परिणाम पर क्या असर पड़ सकता है? अखिलेश जी, मेरे पूरा अनुमान दो ही चीजों के होते हैं। शुरू से मैंने एक बात कही, चाहे यूपी में आप गए हो नहीं हो, पिछले बार 312 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी थी। और अगर मोटा मोटा अनुमान लगाएं आप, चाहे 30% उसमें सीट काट दे तो भी वो 200 के आसपास उनका आंकड़ा पहुंचता है। 50% काट दे तो भी 160 के ऊपर पहुंचता है। और जैसे हमारे साथी बोला है कि भाई इतना वोट शेयर कम करना इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। और जैसे आपने खुद कहा, एंटी इनकम्बेंसी इस तरह का कोई फैक्टर नहीं था। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कैंपेन हुआ उसमें प्रो इनकम्बेंसी की बात की, सुशासन की बात की गई। और साथ ही साथ देखिए, अगर इसको जोड़िए, जो लो परसेंटेज ऑफ पोलिंग रहा उसमें एक अनुमान लगाया जाता है ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में कि अगर परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब है गुस्सा नहीं दिख रहा किसी का। तो एक वो तो रूटीन मोबिलाइजेशन जो होनी है वही हुई। ये एक पुराना एक तरीका है मापदंड लगाने का। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज को देखें तो लगता है, और मेरे ख्याल से अगर पिछले बारी के आंकड़े देखें, शायद 29.7% बीजेपी का वोट शेयर था, जिसमें उसने 312 सीटें जीती। और लोकसभा में तकरीबन 50% हाँ, 51% था सहयोगियों के साथ मिलाकर। हाँ, मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी की बोल रहा हूं मैं। लेकिन 2014 के बतौर परसेंटेज वोट ज्यादा हुआ लेकिन सीटें घट गई जी। तो जो संजय जी बात कर रहे थे, वो हमारे यहाँ जो तालमेल कैसे बिठाएंगे सीट का और वोट का, और सीट कितना परसेंटेज वोट सीटों में तब्दील होता है, एक तो शायद डायरेक्ट चुनाव की वजह से कहीं ना कहीं असर दिखेगा, और बहुकोणीय मुकाबले में वोट बिल्कुल उसका दिखने में आ सकता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए प्रसाद जी, अमिताभ जी। हम अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे पंजाब की और उत्तराखंड की जो भविष्यवाणी की गई है सीएसडीएस की ओर से, वो किस आधार पर की गई और कितना वो संभव है साबित होना जमीन के ऊपर। फिलहाल एक ब्रेक। तो हम बात कर रहे हैं सीएसडीएस के चुनाव बाद हुए सर्वे की, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात हमने की। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां यूपी में बीजेपी की भारी जीत की संभावना है, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की भी बड़ी जीत की भविष्यवाणी सीएसडीएस की ओर से की गई। हमारे साथ केवी प्रसाद वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं, अमिताभ तिवारी चुनाव विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। प्रसाद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। पंजाब में जो बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की, इस पर करीब करीब सभी एग्जिट पोल की राय एक जैसी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बन सकती है। हालांकि हम जानते हैं कि 2017 के चुनाव में भी यही बात कही गई थी, लेकिन जब परिणाम आए थे तो बात बदल गई थी। लेकिन इस बार क्या आपको लग रहा है कि जनता ने मन बना लिया है वहां परिवर्तन का? जितने लोगों से बात की मैंने पंजाब में, खासकर चुनाव से पहले और चुनाव के वोटिंग के बाद, काफी लोगों ने मुझसे जो बात कही उसमें संकेत यही था कि आम आदमी पार्टी की तरफ उनका रुझान और झुकाव रहा। वजह यह है, उसके पीछे वो बहुत रहस्यमय बात नहीं है। सबको यह होना चाहिए कि पंजाब में हमेशा द्विकोणीय मुकाबला रहा है। वहां के लोग या तो कांग्रेस या अकाली दल के बीच में ही चुनते रहे सरकार को। 2017 में जरूर आम आदमी पार्टी पूरे जोर से उतरी थी, जैसे आपने भी बताया, लेकिन सीटों में तब्दील नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि बड़ी तीन पार्टियां इकट्ठी हो गई किसी ना किसी रणनीति के तहत, और एक पॉलिटिकली जिसे ना डिनायल ऑफ स्पेस उन्होंने वहां पे किया। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी, वो अलग बात है। विघटन रहा, तमाम सारे झगड़े रहे उनकी पार्टी के अंदर। इस बारी रणनीति बदली, आम आदमी पार्टी ने एक चेहरा दिया चुनाव में, भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया, और लोगों के बीच में, जैसे मैंने कहा, एक तो दूसरा ये है, इस बारी पंचकोणीय मुकाबला था, क्योंकि अकाली दल था ही भारतीय बीएसपी के साथ, और जैसे हम सब जानते हैं पंजाब लोक कांग्रेस बीजेपी के साथ। तो ऐसे में जब वोट बटे हैं और बदलाव की बात लोगों ने काफी कुछ किया है। अब ये कितने सीटों में बदलेंगे ये कल पता लगेगा। बिल्कुल। अमिताभ जी, आपको लगता है जो बात प्रसाद जी कह रहे हैं कि शायद लोग इस बार बदलाव चाहते थे, और जो पंचकोणी मुकाबला हुआ इसमें आम आदमी पार्टी को एक तरफा फायदा होता दिखा है, क्या ये जमीनी आकलन सही है कि वोट बटने थे लेकिन वो शायद उस तरह से नहीं बटे जैसे कि बाकी लोग उम्मीद कर रहे होंगे? अमिताभ जी, देखिए, वहां पे आम आदमी पार्टी के फेवर में एक सेंटिमेंट तो है,
लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के पास वो अपैरेटस है उस सेंटिमेंट को कन्वर्ट करने के लिए वोट में? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी होने का मतलब ये नहीं होता है कि ऑटोमेटिक वो वोट में तब्दील हो जाता है। तो बूथ मैनेजमेंट के मामले में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी वहां पर जरूर बाकी दोनों दलों से कमजोर है, क्योंकि अभी भी वहां पर वो वॉलंटियर बेस के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो ये लो टर्नआउट हुआ है, इसकी वजह से मुझे लगता है इसने जो सारे कैलकुलेशंस हैं प्री पोल ओपिनियन पोल्स के, और वो गलत साबित कर दिए हैं। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यहां पर थोड़ी बहुत कांटे की टक्कर हो सकती है। जितनी एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी को बताई जा रही है उतनी शायद ना हो, बिकॉज सीट बाय सीट भी वहां पे डायनामिक्स बहुत अलग अलग हैं। पिछली बार भी आपको ध्यान होगा बीजेपी ने अपना वोट ट्रांसफर किया था कांग्रेस कैंडिडेट्स को, ये सुखबीर बादल ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। और इस बार भी सीट बाय सीट अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस के बीच में मिली भगत को नकारा नहीं जा सकता है। दिलचस्प बात आपने कही है अमिताभ जी, और अब सिर्फ 12 घंटे का समय बचा है, उसके बाद पता लगी जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है, जनता ने क्या फैसला किया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। वक्त एक ब्रेक का। कल वाराणसी में ईवीएम से भरे ट्रक को लेकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद एडीएम नलिनी कांत सिंह को आज सस्पेंड कर दिया गया। उनकी जगह संजय कुमार अब ईवीएम के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। उधर बरेली में मतगणना केंद्र के बाहर कूड़ा गाड़ी में बैलेट पेपर मिलने पर बरेली में रिटर्निंग अफसर पारुल तरार को हटा दिया गया। उधर सोनभद्र में भी काउंटिंग सेंटर के बाहर बैलेट पेपर से भरी 2 सरकारी गाड़ियां मिलने के मामले में एडीएम को हटाया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली से जो हमारे एडीएम थे, जो ईवीएम के प्रभारी थे, उनका सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया है और उनको इलेक्शन ड्यूटी से तो पहले ही हटा दिया गया था। अब आगे विभागीय कार्रवाई होगी, वो चालू की जाएगी। वहीं बांदा में मतगणना केंद्र के बाहर सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मतगणना केंद्र के बाहर डेरा डाले बैठे सपा कार्यकर्ता प्रशासन की गाड़ियों की जांच करने की मांग कर रहे थे। इसी बात को लेकर नोकझोंक हुई। सपा कार्यकर्ता इस बात पर अड़े थे कि प्रशासन की कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जाएगी। इसे लेकर बहस शुरू हो गई और बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। उधर मुरादाबाद में भी सपा के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं मुरादाबाद में भी बवाल हो गया, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर हंगामा किया। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो पढ़ करके बता देते हैं। मतगणना केंद्रों को लोकतंत्र का तीर्थ समझकर वहां जाएं और डटे रहें। सत्ता पक्ष द्वारा चुनाव परिणाम में हेराफेरी की हर साजिश को असंभव बना दें। सपा गठबंधन की जीत हो रही है, तभी तो भाजपाई धांधली की कोशिश कर रहे हैं, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, कल तक प्रशासन की ओर से मामला रफा दफा करने की बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि ये तो प्रक्रिया है जिसका पालन किया जा रहा है, लेकिन अब कार्रवाई करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। तो यानी जो आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से अनियमितताओं के, उनको गंभीरता से लिया गया है। देखिए, गंभीरता से लिया भी गया है और जब कार्रवाई की गई है तो ये भी समझ में आ रहा है कि जो नियम है उनका उल्लंघन किया गया है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है वो ईवीएम की वर्किंग पे नहीं उठा रही है, वो प्रशासन के रवैये पर उठा रही है। ये उनका मेन पॉइंट है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो चुनाव हार रहे हैं या ऐसा है, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं। देखिए, 4 आज बड़ी घटना, जैसे कि आपने बताया बनारस में जब ये कल हुआ, सपा के कार्यकर्ताओं ने ये ईवीएम्स पकड़ी। प्रशासन ने कहा कि इसका इस्तेमाल वोटिंग के लिए नहीं हुआ, ये प्रशिक्षण के लिए जा रही थी। लेकिन प्रशासन ने यह भी माना कि जो प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। उसके साथ सुरक्षा होनी चाहिए थी, प्रत्याशियों को सूचित करना चाहिए था, वो नहीं हुआ, जिसके बाद चुनाव आयोग ने जो एडीएम है उनको हटा दिया है। नंबर जो दूसरी घटना हुई है बरेली में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी से 3 संदूक बरामद हुए। सपा के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि उसमें बैलेट पेपर है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा गया कि उसमें बैलेट पेपर नहीं थे, लेकिन मतगणना में इस्तेमाल होने वाली
कुछ दस्तावेज थे, वहां पर भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, तो वहां से जो एसडीएम आरओ है उनको हटाया गया। तीसरी घटना सोनभद्र में हुई जिसका आपने जिक्र किया, वहां पर भी एसडीएम आरओ को हटाया गया। और चौथी घटना संत कबीर नगर में हुई अखिलेश, जहां पर एक लेखपाल जिनका नाम नागेंद्र सिंह है वो निकल रहे थे, उनके पास से कुछ बैलेट पेपर मिले जिसमें कि मोहर लगी हुई थी सरकारी। तो उस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जिसके बाद डीएम मौके पर पहुंची और उन्होंने देखा तो आरोप सही पाए और वहीं पर जो कर्मचारी था उसके खिलाफ मुकदमे के आदेश दे दिए। और ऐसे ही कुछ घटनाएं बांदा मथुरा में हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोशिश समाजवादी पार्टी की है कि आखिरी वोट जब तक गिन नहीं लिया जाता तब तक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वहां डटे रहे। और यही वजह था कि कल यही कारण है कि अखिलेश यादव बार बार ट्वीट भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि वो सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का। आज दिल्ली में निगम चुनावों का बिगुल बजने वाला था, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐन वक्त पर इसे टाल दिया। कहा गया कि केंद्र की ओर से संदेश आया है कि तीनों निगमों को मिलाकर एक बनाना है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। यूनिफाइड के प्लान क्या है, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, कब आएगा, क्या ये लोग लेके आ रहे हैं? क्योंकि पिछली बार जब ट्रैफिक एक्शन हुआ था तो दिल्ली विधानसभा से हुआ था, जब 3 हिस्से किए गए थे दिल्ली विधानसभा से किए गए थे, तो कैसे किया जा रहा है ये अलग मसला है। इस पर जब कोई प्रस्ताव होगा तो उस पर एग्जाम करेंगे। लेकिन आज दिल्ली में नगर निगम की चुनी हुई बॉडी की समय सीमा खत्म हो रही है, चुनाव का ऐलान होना है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी है 5 बजे, और उसके पहले केंद्र सरकार डरा के धमका के साम दाम दंड भेद से चुनाव कैंसिल करा दे रही है। ये तो इस देश में आज तक नहीं हुआ आजादी के बाद से। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।